सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों सॉल्यूशन यूनिट। जी हाँ बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विलियन चैप्टर और विलियन चैप्टर बच्चों हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है और ये समझ लीजिए कि हमारा लास्ट वीडियो है। आज की जो टॉपिक्स हैं इसके बाद अगर बच्चों हमें कुछ करना होगा तो हम अंकित क्वेश्चन एक बार और कर लेंगे। तो आज के बच्चों कुछ टॉपिक हैं, कुछ वर्ड हैं जो आपको इस चैप्टर से संबंधित आ सकते हैं। जैसे बच्चों पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास, यानी कि असामान्य अणुभार। इसे जनरली हम बोल देते हैं बच्चों असामान्य अणुभार। क्या बोल देते हैं? असामान्य अणुभार। तो बच्चों बात करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास की। तो बच्चों क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास? तो बच्चों जो नॉर्मल ना हो, या हिंदी में समझे बच्चों सामान्य अणुभार, ऐसा अणुभार जो सामान्य ना हो वही क्या कहलाता है? अपसामान्य अणुभार। क्या कहलाता है बच्चों? अपसामान्य अणुभार कहलाता है। तो बच्चों अपसामान्य कौन सा होता है? जब आप नोट कर सकते हैं बच्चों ये वाले वर्ड कि जब किसी पदार्थ का अणुभार उसके सामान्य अणुभार से कम या अधिक आता है। किससे बच्चों? जब किसी पदार्थ का अणुभार उसके सामान्य अणुभार से क्या आता है बच्चों? या तो कम आता है या सामान्य अणुभार से बच्चों कैसा आता है? या तो कम आता है या अधिक आता है। तो उसे हम जनरली बच्चों क्या बोलते हैं? अपसामान्य अणुभार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अपसामान्य अणुभार बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने चैप्टर में जो भी चीजें पढ़ी थी बच्चों वो पढ़े थे अणु संख्या गुणधर्म। क्या पढ़े थे बच्चों? अणु संख्या गुणधर्म बच्चों। तो अणु संख्या गुणधर्म बच्चों किस पे डिपेंड करते थे? विलेय के कणों की संख्या पर। किसके बच्चों? विलेय के कणों की संख्या पर। ठीक है बेटा, तो अणु संख्या गुणधर्म डिपेंड करते हैं विलेय के कणों की संख्या पर। और बच्चों आप जानते होंगे कि विलेय के कणों की संख्या किस पर डिपेंड करती है? विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। आप जानते होंगे बच्चों कणों की संख्या का मतलब किससे? मोलों की संख्या का। और मोलों की संख्या क्या होती है? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो बच्चों क्या मैं ये कह सकता हूं कि अणु संख्या गुणधर्म बराबर 1 बटे विलेय पदार्थ का अणुभार। किसका बच्चों? विलेय पदार्थ का अणुभार। चलिए बच्चों इसे दूसरे तरीके से लिख लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेता हूं। विलेय पदार्थ का अणुभार बच्चों किसके बच्चों? 1/अणु संख्या गुणधर्म। 1/अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है बच्चों, या आप कह सकते हैं बच्चों 1/ विलेय पदार्थ के कणों की संख्या। किसके कणों की संख्या बच्चों? विलेय पदार्थ के कणों की संख्या। देखिए बच्चों अणु संख्या गुणधर्म किस पे डिपेंड करते हैं? विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर। और विलेय पदार्थ के कणों की संख्या किस पे डिपेंड करती है? मोलों पर। और मोल का मतलब क्या होता था? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, यानी कि विलेय पदार्थ का अणुभार। तो इनडायरेक्टली बच्चों विलेय पदार्थ का अणुभार किस पे डिपेंड किया था? अणु संख्या गुणधर्म के रिवर्सिबल पर। ठीक है बच्चों, अब यहां से ये समझने वाली बात है बच्चों, अणुभार अगर विलयन में कणों की संख्या ज्यादा होती है, क्या होती है बच्चों? कणों की संख्या बढ़ती है तो अणुभार क्या होगा बच्चों? घटेगा। अणुभार को बच्चों मैं MB से डिनोट करता हूं, मान लीजिए। और विलेय पदार्थ के कणों की संख्या को नंबर ऑफ पार्टिकल्स बच्चों, कणों की संख्या। तो बच्चों अगर किसी विलयन में विलेय पदार्थ के कणों की संख्या बढ़ती है, इसका मान ज्यादा होता है तो अणुभार घटेगा। अगर ये बच्चों आपका घटता है तो अणुभार बढ़ेगा। तो बच्चों ऐसे ही अणुभार को हम क्या बोलते हैं? अपसामान्य अणुभार। क्या बोलते हैं? अपसामान्य अणुभार। बच्चों मतलब कैसे? मान लीजिए सपोज दैट बच्चों आपने NaCl घोला। क्या घोला? NaCl हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बच्चों बताया था। तो जब NaCl को जल में घोला जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मतलब बच्चों पहले कितना मोल घोला था आपने? 1। अगर ये पूर्ण रूप से आयनित होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो बच्चों एक ये और एक ये, कितने मोल हो गए आपके पास? 2। तो बच्चों पार्टिकल्स की संख्या बढ़ गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो अणुभार घटेगा। और जब अणुभार सामान्य से कम होगा या अधिक होगा तो ऐसे अणुभार को क्या बोलेंगे बच्चों? अपसामान्य अणुभार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपसामान्य अणुभार बोलेंगे। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं बच्चों। यदि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान बच्चों उसके सामान्य द्रव्यमान से कम या अधिक आता है तो उसे बोलते हैं बच्चों हम
असामान्य या अपसामान्य अणुभार बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जनरली इस वर्ड का जो प्रयोग है वो किया जाता है बच्चों वांट ऑफ फाइंड आउट करने में। किसमें बच्चों? वांट ऑफ गुणांक निकालने में। क्लियर बच्चों? बस यहां तक आपको केवल 2 वर्ड समझने थे। पहला वर्ड क्या था? अपसामान्य अणुभार किसे कहते हैं? तो बच्चों वर्ड से स्पष्ट है, अपसामान्य मतलब जो सामान्य ना हो, या असामान्य भी कह सकते हैं। तो बच्चों मतलब क्या हुआ? जो सामान्य ना हो, मतलब सामान्य से या तो कम हो या ज्यादा, ऐसे अणुभार को क्या कहते हैं? अपसामान्य अणुभार कहते हैं। ये तो सब बच्चों समझाने के लिए था। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं कि अणु संख्या गुणधर्म विलेय की कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से? चारों के नाम डाल दीजिए बच्चों। और विलेय पदार्थ का अणुभार बच्चों किस पर डिपेंड करता है? विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर। इसलिए विलेय पदार्थ का अणुभार बच्चों कणों की संख्या के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कणों की संख्या अगर बढ़ी तो अणुभार घटा, और कणों की संख्या घटी तो अणुभार बढ़ा। जैसे बच्चों आपका एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, जब इसको जल में घोला जाता है तो इसके 2 मोल होते हैं बच्चों, और ये संगुणित होकर बना देते हैं 1 मोल। क्या बना लेते हैं? 1 मोल। मतलब यहाँ पर कणों की संख्या घटेगी। यहाँ पर अगर 2 मोल है तो कितना मोल हो जाता है? 1। ठीक है बच्चों, तो इसे बोलते हैं संगुणन। क्या बोलते हैं? संगुणन। ये हम आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही बच्चों। अपसामान्य अणुभार किसे कहते हैं? ऐसा अणुभार जो सामान्य ना हो, मतलब जब किसी पदार्थ का अणुभार उसके सामान्य अणुभार से कम या अधिक होता है तो ऐसे अणुभार को हम अपसामान्य अणुभार कहते हैं। क्यों जरूरत पड़ती है बच्चों इसकी? तो जरूरत पड़ती है इसकी वांट ऑफ गुणांक निकालने में। किसमें बच्चों? वांट ऑफ गुणांक निकालने में। ठीक है, अब वांट ऑफ गुणांक क्या होता है बच्चों? देखिए बच्चों जनरली 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं। एक होते हैं वैद्युत अपघट्य, एक होते हैं वैद्युत अनपघट्य। ठीक है बेटा, मैंने क्या क्या बताया? एक अपघट्य और एक अनपघट्य। मतलब समझ लें, जो अपघटित हो जाएंगे, जो ब्रेक हो जाएंगे वो हो जाएंगे अपघट्य, और जो नहीं होंगे वो क्या होंगे? अनपघट्य। ठीक है बच्चों, तो क्या किया गया बच्चों? प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो अणु संख्या गुणधर्म है बच्चों, अगर समान मोलर सांद्रण है, उनका मोलर सांद्रण है, तो वैद्युत अनपघट्यों का जो अणु संख्या गुणधर्म का मान है वो कम आता है और वैद्युत अपघट्य का ज्यादा आता है। प्रैक्टिकली ये पाया गया बच्चों कि वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ हैं उनके अणु संख्या गुणधर्म का मान वैद्युत अनपघट्य के गुणधर्मों के मान से क्या आता है? ज्यादा आता है। तो बच्चों फिर इसका प्रैक्टिकल किया गया, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते थे बच्चों? अणुओं की संख्या पर। किस पे डिपेंड करते थे बच्चों? अणुओं की संख्या पर। इसका मतलब बच्चों वैद्युत अपघट्य में अणुओं की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसीलिए क्या हो जाता है? वैद्युत अपघट्य के अणु संख्या गुणधर्म का मान बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है वांट ऑफ गुणांक। इसको बोलते हैं बच्चों वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ गुणांक बच्चों किसे कहते हैं? तो बच्चों इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। ठीक है बच्चों, अब इसकी कई सारी डेफिनेशन हो सकती हैं। कौन कौन सी डेफिनेशन हो सकती है बच्चों? पहला होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि अणु संख्या घट सकती है और बढ़ सकती है। तो बच्चों वियोजन या संयोजन के पश्चात अणुओं की संख्या के पश्चात अणुओं की संख्या बटे वियोजन या संयोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। तो बच्चों यहीं से इसकी डेफिनेशन बनेगी। जो आपको थ्योरी लिखनी है मैं बोलूँगा, आप नोट कर सकते हैं। अगर आप बच्चों बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे बच्चों? वियोजन या संयोजन के पश्चात अणुओं की संख्या तथा वियोजन या संयोजन से पूर्व अणुओं की संख्या के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? वांट ऑफ गुणांक कहते हैं।
क्लियर। अब दोबारा समझ लीजिए बच्चों, वियोजन या संयोजन के पश्चात अणुओं की संख्या और वियोजन या संयोजन से पूर्व अणुओं की संख्या के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? इसे आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा, मतलब आई से डिनोट करते हैं, आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान बच्चों या तो 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा जनरली। ठीक है बच्चों, अगर वियोजन या संयोजन के पश्चात अणुओं की संख्या उतनी ही है जितनी वियोजन या संयोजन से पूर्व थी, तो बच्चों आई की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो बच्चों यहां से डेफिनेशन बन सकती है कि वियोजन या संयोजन से पूर्व अणुओं की संख्या तथा वियोजन या संयोजन से पूर्व अणुओं की संख्या के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वान हाफ गुणांक कहते हैं। क्लियर बच्चों यहां तक? दूसरी डेफिनेशन बच्चों यहां से बना सकते हैं, जो आई की वैल्यू होती है, मैंने थोड़ी देर पहले बच्चों निकाला था, अपसामान्य अणुभार। क्या निकाला था बच्चों? अपसामान्य अणुभार। तो बच्चों अपसामान्य या असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म का मान, गुणधर्म का मान बटे सामान्य अणुसंख्या गुणधर्म का मान। किसका बच्चों? सामान्य अणुसंख्या गुणधर्म का मान। ये बच्चों आप नोट कर लेना, या आप इसे कह सकते हैं बच्चों परिकल्पित वैल्यू अणुसंख्या गुणधर्म का बच्चों कौन सा मान? परिकल्पित मान बटे प्रेक्षित मान। पूरा लिखना है बच्चों आप लोगों को, मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। क्या कि अब असामान्य या अपसामान्य अणुसंख्या गुणधर्म के मान और सामान्य अणुसंख्या गुणधर्म के मान के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। इससे किसे प्रदर्शित करते हैं? आई से। मात्रक बच्चों इसका जनरली कुछ होगा नहीं। और परिकल्पित मान बच्चों किसका? अणुसंख्या गुणधर्म के परिकल्पित मान तथा उसके प्रेक्षित मान को क्या क्या कहते हैं बच्चों? इसे वान हाफ गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? वान हाफ गुणांक कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब ये परिकल्पित और ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चों प्रेक्षित मान, बच्चों प्रेक्षित और परिकल्पित, परिकल्पित का मान क्या है बच्चों? आपका कैलकुलेटेड वैल्यू। कौन सी वैल्यू बच्चों? जो कैलकुलेशन करने के बाद आई है उसे बोलते हैं परिकल्पित वैल्यू। ठीक है बच्चों? और जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है उसे बोलते हैं आपका प्रेक्षित मान। मतलब जो सिद्धांत के अनुसार मान आएगा वो, और जो प्रैक्टिकली वैल्यू आएगी वो, उन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों? वान हाफ गुणांक बोलते हैं। आप इसकी थ्योरी बच्चों जनरली आती नहीं है। इसका क्या आ सकता है बच्चों? आंकिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं इससे। क्या पूछे जाते हैं? आंकिक प्रश्न। तो बच्चों आई की डेफिनेशन आपको कंफर्म हो गई होगी। ज़्यादातर बच्चों में यही प्रेफर करता हूँ कि संयोजन या वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या तथा संयोजन या वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। इसे आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान ये होता है, और आई के बराबर में बच्चों ये दोनों तीनों फॉर्मूले लिख लीजिए। क्लियर बच्चों? अब जो हमारे फॉर्मूले थे बच्चों, पहला फॉर्मूला था हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये आपने पढ़ा था बच्चों रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसकी वैल्यू क्या थी बच्चों? पी नॉट माइनस के पी डिवाइड बाई पी नॉट, और बच्चों हमने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स बी एन बी डिवाइड बाई, चलिए मैं स्मॉल ले लेता हूँ, एन बी डिवाइड बाई एन बी प्लस एन ए। दूसरा था बच्चों हमारा क्वथनांक में उन्नयन। क्या था बच्चों? क्वथनांक में उन्नयन। अब इनमें बच्चों चेंजिंग होगी कुछ, तो वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या था बच्चों? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी और इंटू बच्चों स्मॉल एम, मतलब मोललता थी। अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं बच्चों, ये आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप इन तीनों चारों फॉर्मूलों को समझ जाएंगे बच्चों। हिमांक में अवनमन, ठीक है बेटा। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है? डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या होता है बच्चों? के एफ गुणा मोललता। अभी आप देख रहे हैं बच्चों कि मैंने फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं की है, तो क्या चेंजिंग होने वाली है वो देखेंगे बच्चों। परासरण दाब, तो परासरण दाब के बच्चों मैंने 2-3 फॉर्मूले बताए थे, चलो एक लिख देता हूँ।
पाई इजिकल टू था बच्चों सी एस और टी, क्या था सी एस टी। तो बच्चों अगर वान हाफ गुणांक की बात करते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए, किसके लिए, वैद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए, मतलब वियोजन या अगर संयोजन होता है तो उनके लिए बच्चों इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। राइट हैंड साइड में फॉर्मूले में आ जाएगा आयोटा, क्या आ जाएगा आयोटा, ये आ जाएगा बच्चों आयोटा, ये भी हो जाएगा आपका आयोटा और ये भी हो जाएगा आपका आयोटा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको सोच समझ के करने हैं। आप देखें चारों फॉर्मूले में बच्चों मैंने राइट हैंड साइड में क्या वर्ड यूज किया, आयोटा। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अभी तक हमने जितने भी विलेय पदार्थ घोले थे, ग्लूकोज घोला था, फ्रक्टोज घोल सकते हैं, सुक्रोज घोला था, यूरिया घोला था, कुछ ऐसे पदार्थ घोले हैं बच्चों जो आयनों में ब्रेक नहीं होते, जो वैद्युत अपघट्य होते हैं बच्चों। जनरली अगर आपने CaCl2 घोल दिया तो यहाँ पर आई का यूज होगा, क्योंकि कैसा पदार्थ है, आयनिक पदार्थ है। NaCl घोल दिया तो भी, KCl घोल दिया तो भी, Na2SO4 घोल दिया तो भी, K2SO4 घोल दिया बच्चों तो भी, CaNO3 का ऑल्टवाइज अगर घोल दिया तो भी बच्चों। एक बार ये क्वेश्चन आ गया था कैल्शियम नाइट्रेट वाला, बाद में बताएंगे जब आंकिक प्रश्न कराएंगे। तो बच्चों इनके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आई का। अब या तो क्वेश्चन में आई की वैल्यू गिवन होगी, या आपको क्या करना है बच्चों, पूर्ण आयनन मानते हुए, क्या मानते हुए, अगर आई की वैल्यू गिवन नहीं है तो पूर्ण आयनन मानते हुए ऐसा लिख के आप कर सकते हैं बच्चों। पूर्ण आयनन का मतलब क्या है, NaCl अगर पूर्ण रूप से आयनित होता है तो एक और एक दो, एक पॉजिटिव मिलेगा एक नेगेटिव, यहाँ से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दो, यहाँ से बच्चों दो सोडियम मिलेंगे और एक सल्फेट मिलेगा, तो 2 + 1 मतलब 3। यहाँ से देखें बच्चों कितने हो जाएंगे 3, यहाँ भी कितने हो जाएंगे 3। वो जब क्वेश्चन करेंगे बच्चों जब अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल वान हाफ गुणांक का मतलब था बच्चों, अब तक हमने जितने भी आंकिक प्रश्न किए हैं वो सभी बच्चों कैसे हो जाएंगे, गलत भी हो सकते हैं अगर आपने विलेय पदार्थ का ध्यान नहीं दिया कि घोला क्या पदार्थ गया है। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो आपका बच्चों जो क्वेश्चन है वो गलत होने का चांस पूरा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। ये भी टॉपिक बच्चों समझने का है और ये याद रहे बच्चों, सिलेबस जो है हमारा वो अपडेट हो रहा है। तो आई होप बच्चों ये जो वान हाफ फैक्टर का गुणांक है या वान हाफ गुणांक है ये आपका सिलेबस से रिमूव हो जाएगा। तो जितना भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, अगर सिलेबस अपडेट होता है, जैसा कि बोर्ड की तरफ से गाइडलाइन आ रही है बच्चों, टाइम रहते ही मैं आप लोगों को अपडेट करा दूंगा जैसे ही सिलेबस अपडेट होगा, तो उसके लिए भी बच्चों एक्टिव रहें हम। तो बच्चों संगुणन की मात्रा होती है एक, और एक होती है वियोजन की मात्रा। तो बच्चों क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, ये जहाँ तक मुझे आइडिया है अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ बच्चों कि ये वान हाफ जो गुणांक है बच्चों ये रिमूव हो सकता है, क्योंकि बच्चों CBSE की गाइडलाइन ने जो नया सिलेबस अभी जारी किया है उसमें वान हाफ फैक्टर आपका रिमूव हो चुका है। 2 यूनिट उसमें रिमूव कर दी गई हैं लास्ट की। एक बच्चों पॉलीमर यूनिट थी हमारी बहुलक वाली, वो रिमूव कर दी गई है, और एक थी बच्चों आपकी जो थी हमारे दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो यूनिट भी आपकी रिमूव कर दी गई है। इसका मतलब बच्चों यूपी बोर्ड को भी कुछ ऐसा ही करना होगा, इसी गाइडलाइन को फॉलो अगर वो करते हैं। तो बच्चों संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा की अगर आपको गणना करनी है, मैं डेरिवेशन टाइप बता देता हूँ दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों संगुणन कब होता है, जब अणु जुड़ते हैं, जब अणु बच्चों क्या होते हैं आपके जुड़ जाते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा अणु आपस में जुड़ते हैं, एक अणु बनाते हैं। वियोजन में क्या होते हैं बच्चों, ब्रेक होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसएसोसिएशन, इसको बोलते हैं बच्चों एसोसिएशन। ठीक है, तो संगुणन की मात्रा की बात करते हैं बच्चों। मान लीजिए किसी विलेय पदार्थ के n अणु, कितने अणु बच्चों, n अणु जुड़कर कोई एक अणु बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वर्डिंग को आप ध्यान से समझ लेना बच्चों। एन ए का मतलब है कि ए के n अणु है, और ए एन का मतलब है जैसे बच्चों आपने 2H लिखा और रिवर्स में क्या हो गया यहाँ पर H2, तो H के कितने अणु थे बच्चों, 2 यहाँ पर, मतलब परमाणु थे सॉरी, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका अणु 1। तो आप समझ रहे हैं बच्चों। मान लीजिए बच्चों मैंने इसका प्रारंभ में जो मोल लिया, इसका मोल लिया बच्चों 1, कितना लिया 1। ठीक है, और यहाँ कितना होगा बच्चों, स्टार्टिंग में 0, आपने सीखा होगा काफी पहले, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 1 - n अल्फा, क्या हो जाएगा 1 - n अल्फा, क्या है बच्चों अल्फा। अल्फा क्या है बच्चों, संगुणन की मात्रा है, किसकी मात्रा है, संगुणन की मात्रा है। ठीक है, n अल्फा क्या होगा बच्चों, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं बच्चों यहाँ से, सॉरी अब यहाँ देखें बच्चों आपका क्या हो गया, यहाँ कितना बनेगा बच्चों आपका अल्फा बनेगा, क्या बनेगा अल्फा। तो ये ध्यान रखें, जब मैंने आपको कभी समझाया था बच्चों, अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ बच्चों 1 है तो 1 ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है बच्चों, देखें संगुणन से पूर्व अणुओं की संख्या कितनी है बच्चों, संगुणन से पूर्व अणुओं की संख्या कितनी थी बेटा, टोटल थी 1 + 0, मतलब कितनी थी 1। संगुणन से पहले अणुओं की संख्या कितनी थी बच्चों 1, और संगुणन के बाद आप देख पा रहे हैं बच्चों अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या बच्चों कितनी हो गई, 1 - अल्फा n अल्फा और प्लस अल्फा। ठीक है बेटा, तो आई जो था बच्चों हमारा वो क्या था, संगुणन या वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या, संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या, वियोजन तो बच्चों हो ही नहीं रहा, संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या बटे संगुणन से पूर्व अणुओं की संख्या। ठीक है बेटा, लिख लेना इसे कंप्लीट, संगुणन से पूर्व अणुओं की संख्या। तो संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या कितनी है बच्चों, तो 1 - n, चाहे तो बच्चों अल्फा कॉमन ले लो अल्फा, और यहाँ हो जाएगा n - 1। ठीक है बच्चों, और संगुणन से पूर्व कितनी है 1। ठीक है बेटा यहाँ तक, तो यहाँ से i = कितना आ गया बच्चों आपका 1 - अल्फा इंटू n - 1। ठीक है बच्चों, इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा n - 1 इंटू अल्फा। ठीक है बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 1 - आयोटा। ठीक है बच्चों, और यहाँ से अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी हो जाती है 1 - अल्फा डिवाइड बाई n - 1, और इसी को बोलते हैं बच्चों संगुणन की मात्रा। तो संगुणन की मात्रा कितनी है, अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये हमने बच्चों अभी सीखा है। एक बार फिर स्टार्टिंग से देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों किसी पदार्थ के n अणु मिलकर या n अणु संगुणित हो जाते हैं, कितने अणु संगुणित हो जाते हैं n, तो ये कितना था 1, ये 0, ये 1 - n अल्फा और ये अल्फा। ठीक है बेटा यहाँ तक। संगुणन से पूर्व अणुओं की संख्या कितनी थी 1 और 0। बच्चों ये तो आपको आता ही होगा, आपने रासायनिक बलगति की चैप्टर किया होगा, या 11th में आपने किया था बच्चों रासायनिक साम्यावस्था। तो संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या 1 - n अल्फा इंटू अल्फा। ठीक है, और यहीं से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली है, आप इसे इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों किसी को? आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये अणुओं की संख्या निकालनी आती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई का मान क्या होता है, हमेशा आई का मान बच्चों किससे छोटा होता है 1 से। किससे छोटा होता है 1 से, क्योंकि संगुणन में बच्चों क्या होता है अणुओं की संख्या घट जाती है। क्या हो जाता है बच्चों, संगुणन के अणुओं की संख्या घट जाती है। अब बात करते हैं बच्चों वियोजन की मात्रा की। तो वियोजन की जो मात्रा होती है बच्चों, सेम मान लीजिए आपके कोई अणु है A, और बच्चों ये ब्रेक हो जाता है Na में। कितने में हो जाता है Na में, या ये बच्चों ये ब्रेक होके 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, या A ना मान के बच्चों इसे क्या मान लें, B मान लें, तब ज़्यादा बेटा समझ में आ जाएगा। सपोज डेट NaCl एक पदार्थ है बच्चों, तो यहाँ से कितने आयन मिलेंगे 2, एक Na 1 पॉजिटिव, एक Cl 1 नेगेटिव, और मैंने इन दोनों को ही क्या मान लिया बच्चों B मान लिया जनरली, और क्या लिख दिया आगे N लिख दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। प्रारंभ में बच्चों इसके मोलों की संख्या मैंने कितनी मानी A 1, इसकी कितनी होगी बच्चों 0, यहाँ से कितनी हो जाएगी 1 - अल्फा, और यहाँ से कितनी हो जाएगी बच्चों n अल्फा। कितनी हो जाएगी n अल्फा। ठीक है, अब बच्चों यहीं से फॉर्मूला आएगा। यहाँ क्या हुआ था बच्चों, वियोजन हुआ था, तो वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या बच्चों कितनी है, वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या बच्चों, तो वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या कितनी थी 1। कितनी थी 1, आप देख सकते हैं 1 इधर था, उधर कोई अणु नहीं था, तो 1 + 0 बच्चों कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब वियोजन से पश्चात अणुओं की संख्या, वियोजन के पश्चात
अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। देखिए 1 माइनस अल्फा और इधर कितना था बच्चों आपका एन अल्फा, कितना था एन अल्फा। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों आपका। तो आई का जो फॉर्मूला था बच्चों वो क्या हो जाएगा, आई का फॉर्मूला था वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या, वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या बटे वियोजन से पूर्व। अणुओं की संख्या। तो बच्चों वियोजन के पश्चात कितनी होगी, आई इजिकल टू कितना हो गया आपका 1 माइनस अल्फा, बच्चों कॉमन ले लिया मैंने, ये हो जाएगा 1 माइनस एन और डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1। ठीक है, तो यहां से आई इजिकल टू बच्चों आपका कितना हो जाएगा, आई इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू अल्फा। वही बच्चों रिवर्स कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू अल्फा, ये माइनस वाला इधर बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आई, कितना हो गया 1 माइनस आई। ठीक है बेटा, तो अल्फा इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1 माइनस आई और कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एन। तो यहाँ से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। दोनों के फॉर्मूले में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा बच्चों, यहाँ पर 1 माइनस आई है, यहाँ पर कितना बच्चों n माइनस 1 है। क्लियर बच्चों, या आप चाहें तो बच्चों चूंकि i की वैल्यू कैसी होगी, बड़ी होगी, चाहें तो ऐसे कर सकते हैं बच्चों i माइनस 1 दोनों को रिवर्स कर दें और n माइनस 1, फर्क बच्चों कुछ नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला डेरिवेशन भी सही है और ये भी डेरिवेशन सही है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा कि अगर आपको संगुणन की मात्रा की गणना करनी है तो इस तरीके से कर सकते हैं, वियोजन की गणना करनी है तो बच्चों वियोजन का डेरिवेशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार बच्चों रिकॉल कर लेते हैं। इस चैप्टर में बच्चों जितने भी हमारे पार्ट थे थ्योरेटिकल वो सभी खत्म हो चुके हैं। और बच्चों मैं आपको बता रहा था कि जो वान हाफ गुणांक का जो कॉन्सेप्ट है वो सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है अपने सिलेबस से। तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं बच्चों कि ये टॉपिक यूपी बोर्ड के सिलेबस से भी क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उन सभी के बोर्ड से ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक चूंकि हम इस टॉपिक को आगे कवर कर रहे हैं तो हमें ये टॉपिक कवर करना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा विलियन चैप्टर, और विलियन चैप्टर में 2 पॉइंट हमने बच्चों आपके देखे हैं, छोड़े हैं। आप एक तो पढ़ने का प्रयास करें बच्चों आदर्श विलियन, आइडियल सॉल्यूशन, एक अनादर्श विलियन, ये भी बच्चों वैसे सिलेबस में रिमूव कर दिए हैं सीबीएसई की गाइडलाइन ने। लेकिन बच्चों एक पॉइंट है सिलेबस में आपका हेनरी का नियम, अगर आपने पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है बच्चों, हमने ये टॉपिक में कवर कर दिया था, तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा रहेगा हेनरीज लॉ से। ठीक है बच्चों, चलिए आपका एक बार फिर रिमूव कर देता हूँ बच्चों। हमने क्या क्या पढ़ा, थ्योरेटिकल पार्ट था बच्चों, अब सामान्य अणुभार एक वर्ड था जिसको हमने पढ़ा था बच्चों, इसको क्या बोलते थे बच्चों, एबनॉर्मल मोलर मास। मैंने बताया था जो सामान्य ना हो वही क्या है, अब सामान्य अणुभार है। दूसरा बच्चों जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आपका वान हाफ गुणांक। चैप्टर का बच्चों वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता था, अगर ये सिलेबस से नहीं हटा तो बच्चों वान हाफ गुणांक से न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांस रहेंगे बच्चों। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों वो पढ़ा था हमने संगुणन या वियोजन के मात्रा। संगुणन की मात्रा कैसे निकालते हैं और बच्चों वियोजन की मात्रा कैसे निकालते हैं आपने देख लिया। डेरिवेशन जनरली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन टेक्निकल पोर्शन अगर आप बच्चों किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से बच्चों आपके आने चाहिए। कई बार क्या होता है बच्चों, अल्फा की मात्रा दे देगा, आई की वैल्यू निकलवाएगा, और बच्चों अगर आई की वैल्यू दे दी तो किसकी वैल्यू निकलवाएगा, अल्फा की वैल्यू पूछ ली जाती है। और अल्फा क्या हो सकता है बच्चों वहां पर, या तो वियोजन की मात्रा या संयोजन की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज हमने बच्चों अपना जो विलियन चैप्टर था वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। अगर किसी बच्चे की कोई वीडियो रह गई है, कोई लेक्चर मिस हो गया है बच्चों, तो वो आई बटन पर क्लिक करके बच्चों आपको सॉल्यूशन यूनिट का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप सीरियल वाइज वहाँ से कवर कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े किसी यूनिट की रिपीट करने की। आपने देखा होगा बच्चों हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अंकित क्वेश्चन किए हैं, 0 लेवल से बच्चों मीडियम से होते हुए, मॉडरेट से होते हुए हमने हाई लेवल तक के न्यूमेरिकल इसमें किए हैं।
तो आई होप बच्चों आप सभी को हमारा सॉल्यूशन यूनिट जो है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यूनिट समझ में आई है तो बच्चों इसके पहले मैंने कितने मार्क्स बताए थे, 5 बताए थे, तो इनके मार्क्स भी बच्चों बढ़ेंगे। तो जैसे ही इसके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो बच्चों अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बच्चों कमेंट और लाइक तो जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।